हमारी कहानी की शुरुआत एक सुनसान रेलवे स्टेशन से होती है। स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों के नीचे और बाहर पड़े कचरे के ढेरों पर हर तरह के चूहे इधर उधर दौड़ रहे होते हैं। ऐसा लगता है जैसे पूरे इलाके पर उनका ही राज हो। इसी स्टेशन से कुछ ही देर में एक ट्रेन रवाना होने वाली होती है। उसी ट्रेन में सफर करने के लिए टिंग, उसके पिता सू और उसका छोटा भाई प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे होते हैं। पास ही कुछ सैनिक भारी हथियारों और बमों के साथ तैनात दिखाई देते हैं, जिससे माहौल पहले से ही अजीब और डरावना लगने लगता है। अचानक सामने वाली पटरी पर बिना किसी सूचना के एक दूसरी ट्रेन आकर रुक जाती है। रेलवे कर्मचारी हैरान रह जाते हैं कि यह ट्रेन यहाँ कैसे आ गई। वे तुरंत उसे रोकने और उसकी जांच करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। इसी बीच टिंग और उसका परिवार अपनी ट्रेन में चढ़कर सीट पर बैठ जाता है। सू खिड़की से उस रहस्यमयी ट्रेन को ध्यान से देख रहा होता है। रेलवे अधिकारी उसका एक डिब्बा खोलने की कोशिश करते हैं। जैसे ही दरवाजा थोड़ा खुलता है, अंदर से कई मरे हुए लोगों के हाथ बाहर लटक जाते हैं। यह देखकर सू की रूह कांप जाती है। वह दूसरी खिड़की से साफ देखने की कोशिश करता है। अधिकारी बड़ी मुश्किल से दूसरा डिब्बा खोलते हैं और अगले ही पल लाखों चूहे मरी हुई लाशों के साथ झरने की तरह बाहर गिर पड़ते हैं। पूरा प्लेटफॉर्म चीखों से गूंज उठता है। उसी समय उनकी ट्रेन चल पड़ती है और स्क्रीन पर बड़े अक्षरों में मूवी का नाम आता है, रैट डिजास्टर। ट्रेन के अंदर सफर शुरू होते ही एक बदतमीज गुंडा सू से लड़ने लगता है, क्योंकि सू उसकी सीट की खिड़की से बाहर देख रहा था। तभी टिंग बीच में आकर कहती है, मेरे पापा को छोड़ दो, वे बहुत बीमार हैं, हम उनका इलाज कराने शहर जा रहे हैं। लेकिन गुंडा उसकी बात सुनने की बजाय उससे भी बदतमीजी करने लगता है। तभी पहली बार हमारे हीरो शैन की एंट्री होती है। वह बिना एक पल गंवाए गुंडे का हाथ इतनी जोर से मोड़ देता है कि वह दर्द से चिल्ला उठता है। उसके साथ ही तुरंत उसे शांत रहने के लिए कहते हैं और मामला वहीं खत्म हो जाता है। टिंग शैन की बहादुरी से प्रभावित हो जाती है और दोनों साथ बैठकर बातें करने लगते हैं। इधर सू टहलते हुए ट्रेन के पीछे वाले डिब्बों की तरफ पहुंच जाता है। वहां अमीर यात्रियों और रेलवे अधिकारियों के बीच उसे अपनी बड़ी बेटी लिंग दिखाई देती है, जो अपने प्रेमी जैंग के साथ बैठी खाना खा रही होती है। अपनी बेटी को देखकर सू का गुस्सा फूट पड़ता है। वह कहता है, मैंने पूरी जिंदगी लोगों की सेवा की, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना देखा, लेकिन तुम हमें छोड़कर इसके साथ भाग गई। गुस्से में वह लिंग पर हाथ उठा देता है। यह देखकर अधिकारी समझते हैं कि वह बिना वजह लड़की को मार रहा है। वे सू को पकड़कर ट्रेन के आखिरी डिब्बे में ले जाते हैं और हथकड़ी से बांध देते हैं। रात गहराने लगती है। ज्यादातर यात्री सो चुके होते हैं। तभी टिंग का छोटा भाई ऊपर से कुछ अजीब आवाजें सुनता है। वह धीरे धीरे आवाज का पीछा करते हुए डिब्बे के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। वहां एक बैग हिलता हुआ दिखाई देता है। डरते डरते उसे खोलता है, लेकिन उसमें से सिर्फ एक बिल्ली निकलकर भाग जाती है। बच्चा राहत की सांस लेता है। उसी समय आखिरी डिब्बे में किसी आदमी की दर्दनाक चीख सुनाई देती है। अधिकारी दौड़कर उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उसके पूरे शरीर पर हजारों चूहे टूट पड़े हैं। अगले ही पल वही चूहे अधिकारियों पर भी हमला कर देते हैं। अफरा तफरी में हथकड़ी की चाबी सू के पैरों के पास गिर जाती है। सू जल्दी जल्दी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है, जबकि सामने दोनों अधिकारी चूहों के हमले का शिकार हो जाते हैं। इसी दौरान घने बादल सूरज को ढक लेते हैं और अचानक चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। जैसे ही रोशनी कम होती है, चूहों का आतंक और बढ़ जाता है। अमीर यात्रियों वाले डिब्बे में भी अजीब आवाजें आने लगती हैं। एक महिला डरकर अपने पति से कहती है कि शायद कोई चूहा है। वह आदमी एक डंडा लेकर आवाज की दिशा में मारता है। जैसे ही वह छत की लाइट पर वार करता है, ऊपर बना छेद टूट जाता है और लाखों चूहे झरने की तरह यात्रियों पर गिर पड़ते हैं। पूरा डिब्बा चीखों से भर जाता है। लोग जान बचाकर भागने लगते हैं। जेंग लिंग का हाथ पकड़कर खींचता है, लेकिन लिंग रोते हुए कहती है, मेरे पापा पीछे हैं, मुझे उन्हें बचाना है। जेंग उसे जबरदस्ती आगे ले जाता है। उधर सू किसी तरह हथकड़ी खोलकर बाहर निकलता है। वह सीटों के ऊपर से छलांग लगाते हुए दरवाजा बंद करता है और अपने परिवार के पास पहुंचता है। टिंग उसे बताती है कि उसने लिंग को जल्दी में भागते देखा था। सू समझ जाता है कि खतरा अब पूरे ट्रेन में फैला है। वह सबको तुरंत वहां से निकलने के लिए कहता है। कुछ लोग उसकी बात का मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि कोई चूहों से भी डरता है, लेकिन शैन और टिंग उसकी बात पर भरोसा करते हैं और उसके साथ चल पड़ते हैं। कुछ ही सेकंड बाद वही डिब्बा लाखों चूहों से भर जाता है। जो लोग हंस रहे थे, वही अब अपनी जान बचाने के लिए चीखते हुए भाग रहे होते हैं। लोग जान बचाने के लिए एक एक डिब्बा पार करते हुए इंजन की तरफ भागने लगते हैं। पीछे से चूहों का झुंड किसी बाढ़ की तरह उनका पीछा कर रहा होता है। जो भी थोड़ा सा पीछे रह जाता, अगले ही पल चूहे उस पर टूट पड़ते। पूरे ट्रेन में सिर्फ चीखें और भगदड़ सुनाई दे रही होती है। आगे पहुंचते ही जैंग के पिता घबराकर दूसरे डिब्बे का दरवाजा बंद कर देते हैं। उनके पीछे कई लोग मदद की गुहार लगाते रहते हैं, लेकिन वे किसी की बात नहीं सुनते। लिंग रोते हुए कहती है, मेरे पापा और मेरी बहन अभी पीछे हैं, कृपया दरवाजा खोल दीजिए। लेकिन जैंग के पिता सख्त आवाज में कहते हैं, अगर हमने दरवाजा खोल दिया तो चूहे अंदर आ जाएंगे और हम सब मर जाएंगे। यह सुनकर लिंग की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जैंग भी असहाय होकर चुप खड़ा रहता है। उधर सू, टिंग, शैन और बाकी लोग किसी तरह चूहों से बचते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि कुछ डिब्बों को अलग किया जाएगा। शैन तुरंत ऊपर लगी इमरजेंसी हैच खोलता है और ट्रेन की छत पर चढ़
जाता है। उसके पीछे टिंग और उसका छोटा भाई भी ऊपर पहुंच जाते हैं। सू पीछे मुड़कर देखता है तो चूहे एक एक करके हर डिब्बे का दरवाजा तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। वह भी जल्दी से अपने बेटे को ऊपर चढ़ाता है और खुद भी छत पर आ जाता है। तभी नीचे से एक आदमी मदद के लिए हाथ बढ़ाता है। सू उसका हाथ पकड़कर ऊपर खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह ऊपर पहुंच पाता, डिब्बे का दरवाजा टूट जाता है। अगले ही पल हजारों चूहे उस आदमी पर टूट पड़ते हैं। उसकी दर्दनाक चीख सुनकर सभी लोगों की रूह कांप जाती है। अब चूहे ट्रेन की छत पर भी चढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे तेज धूप में आते हैं, उनका शरीर तड़पने लगता है और वे एक एक करके नीचे गिरकर मर जाते हैं। यह देखकर सू समझ जाता है कि इन चूहों की सबसे बड़ी कमजोरी सूरज की रोशनी है। वह जोर से चिल्लाता है, सब लोग धूप में ही रहो, अंधेरे में मत जाना। सभी लोग छत पर एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे पर छलांग लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। सबसे आगे शैन होता है, उसके पीछे टिंग, फिर उसका छोटा भाई और सबसे आखिर में सू। इसी बीच अचानक पीछे वाला डिब्बा ट्रेन से अलग होने लगता है। दोनों डिब्बों के बीच की दूरी तेजी से बढ़ने लगती है। टिंग घबराकर चिल्लाती है, पापा जल्दी। सू पूरी ताकत से दौड़ता है और छलांग लगा देता है। कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि वह नीचे गिर जाएगा। तभी शैन और टिंग उसका हाथ पकड़ लेते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींच लेते हैं। उसी पल पीछे वाला डिब्बा पटरी से उतरकर जोरदार धमाके के साथ नीचे गिर जाता है। उसमें बचे सभी लोग हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। अब ट्रेन में सिर्फ 2 डिब्बे बचे होते हैं। जैसे ही सू अंदर आता है, लिंग दौड़कर अपने पिता से लिपट जाती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसके पापा जिंदा बच गए हैं। सू भी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो जाता है। दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उनके बीच की सारी नाराजगी उसी पल खत्म हो जाती है। लेकिन उनकी यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। अचानक एक यात्री जमीन पर गिर पड़ता है। उसका शरीर कांप रहा होता है और उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं। लिंग तुरंत उसके पास जाती है। मेडिकल की पढ़ाई होने की वजह से वह उसकी जांच करती है। कुछ देर बाद वह गंभीर आवाज में कहती है, इसे सिर्फ चूहों ने नहीं काटा, इसके शरीर में एक खतरनाक वायरस फैल चुका है। अगर इसे बाकी लोगों से अलग नहीं किया गया तो यह बीमारी पूरे ट्रेन में फैल जाएगी। यह सुनते ही पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है। लोग घबराकर अपने अपने शरीर की जांच करने लगते हैं। तभी पता चलता है कि कई लोगों के शरीर पर चूहों के काटने के निशान हैं। उनमें टिंग का छोटा भाई भी शामिल होता है। उसे देखकर सू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लिंग कहती है, अगर 1 घंटे के अंदर इलाज नहीं मिला तो इन सभी की जान बचाना बहुत मुश्किल होगा। सू तुरंत कहता है, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मुझे पता है इस वायरस की दवा कहाँ मिलेगी। अगले स्टेशन के पास एक सरकारी अस्पताल है, शायद वहीं हमारी आखिरी उम्मीद है। लेकिन ट्रेन का अधिकारी साफ मना कर देता है, ट्रेन कहीं नहीं रुकेगी, हमें सीधे आगे बढ़ने का आदेश मिला है। बस फिर क्या था, पूरे डिब्बे में बहस शुरू हो जाती है। एक तरफ वे लोग थे जो संक्रमित हो चुके थे और दूसरी तरफ वे जिन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। आखिरकार सभी यह समझ जाते हैं कि अगर अभी दवा नहीं मिली तो कुछ ही घंटों में पूरा ट्रेन इस वायरस की चपेट में आ जाएगा। मजबूरी में फैसला लिया जाता है कि ट्रेन अगले गांव में रोकी जाएगी और कुछ लोग अपनी जान जोखिम में डालकर दवा लेने जाएंगे। ट्रेन धीरे धीरे अगले छोटे से गांव के स्टेशन पर रुक जाती है, लेकिन बाहर का नजारा देखकर हर किसी की रूह कांप उठती है। पूरा स्टेशन सुनसान पड़ा होता है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। न कोई इंसान दिखाई देता है और न ही किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा गांव एक ही दिन में खत्म हो गया हो। अब सवाल था कि अस्पताल जाकर दवा कौन लाएगा। बिना समय गंवाए सू आगे आता है। उसके साथ शैन भी कहता है, अगर किसी की जान बच सकती है तो मैं भी चलूंगा। 2 और बहादुर आदमी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। टिंग भी आगे बढ़कर कहती है, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सू तुरंत मना कर देता है, नहीं, तुम यही रहो, अपने भाई का ध्यान रखो। लेकिन टिंग जद करते हुए कहती है, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी। आखिरकार सू उसकी जिद के आगे हार मान जाता है। लिंग अपने छोटे भाई और बाकी संक्रमित लोगों की देखभाल करने के लिए ट्रेन में ही रुक जाती है। चारों लोग सावधानी से ट्रेन से नीचे उतरते हैं। तेज धूप पूरे गांव पर पड़ रही होती है। चलते चलते वे एक घर के सामने पहुंचते हैं। दरवाजा खुला हुआ होता है। जैसे ही वे अंदर झांकते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। छत से एक ही परिवार के 3 लोग फांसी पर लटके हुए दिखाई देते हैं। टिंग डरकर अपनी नजरें फेर लेती है। वे बिना रुके आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने के बाद सड़क पर हजारों लाशें बिखरी हुई दिखाई देती हैं। पूरा रास्ता खून से लाल हो चुका होता है। सू धीमी आवाज में कहता है, लगता है यह वायरस पूरे गांव को खत्म कर चुका है। अब उनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। वे कांपते कदमों से लाशों के बीच होकर चलने लगते हैं। हर शव के शरीर पर गहरे घाव बने हुए थे, जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच डाला हो। अचानक शैन सामने इशारा करता है। सबकी नजर उधर जाती है। एक दूसरी गली पूरी तरह लाखों चूहों से भरी हुई थी। चूहे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए किसी काली नदी की तरह बह रहे थे। उसी गली के आखिर में अस्पताल दिखाई देता है। सू समझ जाता है कि अस्पताल तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। वह गौर से चूहों को देखता है। तेज धूप पड़ने वाली जगह पूरी तरह खाली थी, जबकि सारे चूहे सिर्फ छाया में जमा थे। सू तुरंत कहता है, ध्यान से देखो, ये चूहे धूप से डरते हैं। जब तक धूप है हम सुरक्षित हैं। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। जैसे ही अंधेरा बढ़ता है, लाखों चूहे दीवारों और पाइपों पर
चढ़ने लगते हैं। सभी लोग दौड़कर ऊपर लगे पाइप को पकड़ लेते हैं और उसी के सहारे आगे बढ़ने लगते हैं। तभी पीछे चल रहे एक आदमी का पैर फिसल जाता है। वह सीधे नीचे चूहों के बीच गिर पड़ता है। उसकी दर्दनाक चीख पूरे इलाके में गूंज उठती है। कुछ ही सेकंड में चूहों का झुंड उसे पूरी तरह ढक लेता है। बाकी लोग डर के मारे पीछे भी नहीं देखते और पूरी ताकत से पाइप पकड़कर अस्पताल की तरफ बढ़ते रहते हैं। आखिरकार वे किसी तरह अस्पताल के मुख्य दरवाजे तक पहुंच जाते हैं। अंदर घुसते ही शैन दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन बाहर हजारों चूहे दरवाजे पर टूट पड़ते हैं। शैन अपनी जेब से एक छोटा बम निकालता है और दरवाजे के बाहर फेंक देता है। एक जोरदार धमाका होता है। सैकड़ों चूहे हवा में उछलकर मर जाते हैं। कुछ पल के लिए बाहर सन्नाटा छा जाता है। अस्पताल के अंदर घुप अंधेरा था। चारों लोग धीरे धीरे टॉर्च की रोशनी में आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक पीछे से कोई आदमी उन पर हमला कर देता है। शैन तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। डरा हुआ वह आदमी घबराते हुए कहता है, रुको, मैं दुश्मन नहीं हूँ। सू उसे शांत करते हुए कहता है, हम ट्रेन से आए हैं। हमारे कई लोगों को चूहों ने काट लिया है। हमें इस वायरस की दवा चाहिए। वह आदमी उनकी बातें सुनकर कुछ पल चुप रहता है। फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक लौट आती है। वह कहता है, तो तुम्हें उस दवा के बारे में पता है? सू जवाब देता है, हाँ, और हमें बताया गया है कि वह इसी अस्पताल में मौजूद है। वह आदमी गहरी सांस लेकर कहता है, मैं इस अस्पताल का मैनेजर हूँ, मेरे पास आओ, शायद अभी भी देर नहीं हुई है। अस्पताल का मैनेजर उन्हें जल्दी जल्दी अंदर लेकर जाता है। उसके चेहरे पर कई दिनों की थकान और डर साफ दिखाई दे रहा होता है। चलते चलते वह एक कमरे का दरवाजा खोलता है। अंदर का नजारा देखकर सभी कुछ पल के लिए रुक जाते हैं। कमरे के एक कोने में उसकी पत्नी और लगभग 10 साल का बेटा बैठे होते हैं। दोनों के हाथ पैरों पर चूहों के काटने के गहरे निशान थे। उनके चेहरे पीले पड़ चुके थे और शरीर बुखार से कांप रहा था। मैनेजर उनकी तरफ देखकर धीरे से कहता है, घबराना मत, मुझे पता चल गया है कि इस बीमारी की दवा अभी भी अस्पताल में मौजूद है। मैं उसे लेकर अभी वापस आता हूँ। तब तक तुम दोनों यहीं रोशनी में बैठे रहना। उसकी पत्नी हल्की सी मुस्कान देती है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिख रहा होता है कि शायद अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके बाद मैनेजर सू, शैन, टिंग और बाकी लोगों को अस्पताल के अंदर बने एक पुराने अंडरग्राउंड रास्ते की तरफ ले जाता है। जैसे ही वे नीचे उतरते हैं, उनके कदम अपने आप रुक जाते हैं। चारों तरफ इंसानों के कंकाल बिखरे पड़े थे। दीवारों पर सूखा हुआ खून लगा हुआ था और हवा में सड़ांध की बदबू फैली हुई थी। टिंग डरकर सू का हाथ पकड़ लेती है। मैनेजर धीमी आवाज में कहता है, कई साल पहले यह जगह जेल हुआ करती थी। जब वायरस फैला तो लोग यहाँ छिपने आए थे, लेकिन चूहे यहाँ भी पहुँच गए और फिर कोई भी जिंदा बाहर नहीं निकल सका। वे धीरे धीरे कंकालों के बीच से आगे बढ़ते हैं। तभी शैन को आगे कुछ अजीब दिखाई देता है। वह टॉर्च की रोशनी उस तरफ करता है। सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। सामने लकड़ियों, कपड़ों, हड्डियों और कचरे से बना एक बहुत बड़ा घोंसला था। मैनेजर फुसफुसाकर कहता है, यही उनका असली ठिकाना है। करोड़ों चूहे यहीं रहते हैं। अभी दिन का समय है, इसीलिए ज्यादातर सो रहे हैं। अगर इनमें से एक भी जाग गया तो पूरा झुंड हमारे पीछे पड़ जाएगा। सब लोग बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगते हैं। शैन रास्ते में पड़ा एक कपड़ा उठाकर लकड़ी पर बांध देता है और उसमें आग लगा देता है। अब उसके हाथ में जलती हुई मशाल थी। वह कहता है, अगर चूहे हमला करेंगे तो कम से कम आग से उन्हें कुछ देर रोक सकेंगे। मैनेजर ऊपर की ओर इशारा करते हुए कहता है, दवा पहले माले की स्टोरेज रूम में रखी है, हमें बस वहां तक पहुंचना है। उधर ट्रेन में बैठे लोग लगातार घबराए हुए थे। धीरे धीरे बादल फिर से सूरज को ढकने लगते हैं। अंधेरा बढ़ते ही हजारों चूहे ट्रेन के चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं। वे खिड़कियों और दरवाजों पर चढ़कर अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। जैंग के पिता घबराकर कहते हैं, अब और इंतजार करना मौत को बुलाने जैसा है। वे लोग वापस नहीं आएंगे, हमें अभी ट्रेन लेकर निकल जाना चाहिए। लेकिन एक यात्री गुस्से में खड़ा हो जाता है। वह कहता है, वे हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर गए हैं। हमने उन्हें 2 घंटे का समय दिया है, हम उनका इंतजार करेंगे। दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो जाती है। आखिरकार बाकी यात्री उस आदमी का साथ देते हैं और जैंग के पिता को बंदूक दिखाकर एक सीट से बांध देते हैं ताकि वह ट्रेन लेकर भाग न सके। इधर अस्पताल में शैन सीढ़ियां चढ़कर स्टोर रूम तक पहुंच जाता है। काफी तलाशने के बाद आखिर उसे वही दवा मिल जाती है जिसकी उन्हें तलाश थी। वह खुशी से दवा का बड़ा बॉक्स उठाता है और नीचे उतरने लगता है, लेकिन तभी उसका घायल पैर फिसल जाता है। जोरदार आवाज पूरे अंडरग्राउंड में गूंज उठती है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर अचानक सामने बने विशाल घोंसले में हलचल शुरू हो जाती है। करोड़ों लाल आंखें एक साथ खुल जाती हैं। लाखों चूहे एक साथ बाहर निकलने लगते हैं। उनकी ची ची की आवाज पूरे अंडरग्राउंड में गूंज उठती है। ऐसा लग रहा था जैसे काली बाढ़ उनकी तरफ दौड़ी चली आ रही हो। शैन दर्द से कराहते हुए जमीन से उठता है। उसके पैर में गहरी चोट लगी होती है, इसलिए वह तेज नहीं दौड़ पा रहा था। सू तुरंत दवा का बॉक्स उठाता है और चिल्लाता है, शैन जल्दी भागो। शैन
शैन पीछे रह जाता है। तभी मैनेजर पीछे मुड़कर देखता है कि चूहे अब उनसे कुछ ही कदम दूर हैं। वह तुरंत लोहे का भारी दरवाजा बंद करने के लिए लीवर खींच देता है। दरवाजा धीरे धीरे नीचे आने लगता है। शैन पूरी ताकत से दौड़ता है और आखिरी पल में दरवाजे के नीचे से फिसलकर बाहर निकल आता है। सभी लोग बिना रुके ऊपर की तरफ भागते हैं। ऊपर पहुंचकर मैनेजर अचानक रुक जाता है। उसे याद आता है कि उसकी पत्नी और बेटा अभी भी उसी कमरे में उसका इंतजार कर रहे हैं। वह भागकर कमरे में पहुंचता है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक जाते हैं। उसकी पत्नी अपने बेटे को सीने से लगाए हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी होती है। दोनों के चेहरे पर अजीब सी शांति थी। मैनेजर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपने बेटे को गोद में उठाकर फूट फूट कर रोने लगता है। सू उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलो अभी यहाँ रुकना मौत को बुलाना है। लेकिन मैनेजर सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं, मैंने इन्हें अकेला छोड़ दिया था, अब मैं इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी बाहर से फिर चूहों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मैनेजर दवा का बॉक्स सू के हाथों में थमा देता है और कहता है, इस दवा से जितनी जानें बच सकती हैं, उन्हें बचा लेना। यही मेरे परिवार की आखिरी इच्छा होगी। यह कहकर वह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। सू कुछ पल उसे देखता रहता है, लेकिन अब रुकने का समय नहीं था। वह, शैन, टिंग और बाकी साथी अस्पताल से बाहर की ओर भागने लगते हैं। उधर ट्रेन में बैठे लोगों की हालत भी खराब होती जा रही थी। बादलों ने पूरे आसमान को ढक लिया था। अंधेरा बढ़ते ही लाखों चूहे ट्रेन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अचानक एक यात्री डर के मारे दरवाजा खोलकर भागने की कोशिश करता है। जैसे ही वह बाहर निकलता है, चूहों का झुंड उस पर टूट पड़ता है। उसकी चीख सुनकर ट्रेन के अंदर बैठे सभी लोग सहम जाते हैं। कुछ ही देर बाद झेंग के पिता घबराकर ट्रेन से कूदने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर निकलते ही चूहे उन पर भी हमला कर देते हैं। झेंग उन्हें बचाने के लिए दौड़ता है। लिंग खिड़की से यह सब देखती रह जाती है। उसकी आंखों के सामने उसका प्यार और उसका होने वाला ससुर हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। वह जोर जोर से रोने लगती है। इधर सू और उसके साथी किसी तरह अस्पताल से निकलकर ट्रेन की तरफ भाग रहे होते हैं। पीछे से लाखों चूहे उनका पीछा कर रहे थे। धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ने लगती है। सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। पीछे दौड़ते चूहे धीरे धीरे दूर छूटने लगते हैं। ट्रेन के अंदर पहुंचते ही लिंग बिना एक पल गंवाए दवा के इंजेक्शन तैयार करती है। सू पहली बार मुस्कुराता है। उसे लगता है कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी ट्रेन अचानक जोरदार झटके के साथ रुक जाती है। सभी लोग घबराकर बाहर देखते हैं। सामने रेलवे ट्रैक पूरी तरह बंद पड़ा था। एक मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरकर रास्ता रोक चुके थे। उनके हटे बिना ट्रेन का आगे बढ़ना नामुमकिन था। कुछ पल के लिए पूरे डिब्बे में सन्नाटा छा जाता है। सू गहरी सांस लेते हुए कहता है, अगर हमने ये डिब्बे नहीं हटाए तो हम यहीं फंस जाएंगे, और अगर रात हो गई तो चूहे यहाँ भी पहुँच जाएंगे। शैन अपने घायल पैर के बावजूद खड़ा हो जाता है। वह मुस्कुराकर कहता है, इतनी दूर आकर हार मानने का सवाल ही नहीं उठता। ट्रेन में बचे हुए कुछ लोग भी हिम्मत जुटाकर बाहर उतर आते हैं। सभी मिलकर पलटे हुए डिब्बों को हटाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन वे इतने भारी थे कि जरा सा भी नहीं हिल रहे थे। तभी दूर आसमान में फिर से काले बादल छाने लगते हैं। सू ऊपर देखकर घबरा जाता है। उसे पता था कि सूरज छिपते ही चूहे फिर बाहर निकल आएंगे। वह जोर से चिल्लाता है, जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। इस बार सभी लोग एक साथ जोर लगाते हैं। धीरे धीरे पहला डिब्बा पटरी से हट जाता है। सबके चेहरे पर खुशी दिखाई देती है, लेकिन तभी दूर से वही डरावनी आवाज सुनाई देती है, ची ची ची। सभी लोग एक साथ पीछे मुड़कर देखते हैं। दूर जंगल की तरफ से काली लहर जैसी कोई चीज उनकी ओर बढ़ रही होती है। कुछ ही सेकंड में सभी समझ जाते हैं, वह लाखों चूहों का झुंड था। सू तुरंत आदेश देता है, सब लोग ट्रेन में वापस चलो, जल्दी। सभी लोग पूरी ताकत से ट्रेन की तरफ दौड़ पड़ते हैं। सबसे आखिर में शैन दौड़ रहा होता है। उसका घायल पैर जवाब देने लगता है। वह लड़खड़ाकर नीचे गिर जाता है। टिंग तुरंत वापस उसकी तरफ दौड़ती है। सू जोर से चिल्लाता है, टिंग वापस आओ। शेन अब तक ट्रेन में नहीं चढ़ा होता और वो लोग उसे बुलाते हैं, लेकिन उसके पैर पर लगे घाव के कारण और सेंग के पापा के साथ लड़ने के कारण वो खुद ही समझ लेता है कि वो अब भागकर ट्रेन नहीं पकड़ सकता। वो हंसते हुए गुड बाय कह रहा होता है और फिर चूहे उसके शरीर पर चाहकर उसको काटने लगते हैं और उसे देखकर ट्रेन में बैठे हुए लोग दुखी हो जाते हैं और ये देखकर टिंग और सू थोर से रोने लगते हैं। अगले ही पल लाखों चूहे ट्रेन से टकरा जाते हैं। टिंग इंजन की स्पीड बढ़ा देती है। धीरे धीरे ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है। कुछ मिनट बाद चूहों का झुंड पीछे छूट जाता है। खिड़की से उगते सूरज की किरणें अंदर आने लगती हैं। कई घंटों बाद पहली बार सभी लोग राहत की सांस लेते हैं। भले ही उन्होंने अपने कई साथियों को खो दिया था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी और आखिरकार मौत को हराकर जिंदगी की तरफ लौट आए। इसी के साथ फिल्म रेड डिजास्टर यहीं खत्म होती है। अगर कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई मुश्किल समय आए जहाँ अपनी जान बचाने और दूसरों की मदद करने के बीच फैसला करना हो, तो आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी जान जोखिम में डालकर दूसरों की मदद करेंगे या पहले खुद को सुरक्षित रखेंगे? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।